चलो बेटा, अब हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। रिगार्डिंग द कोर्स, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। स्टेट टू बेनिफिट्स टू बेनिफिट्स कंट्री में गेन फ्रॉम इमिग्रेशन, यानी पीपल कमिंग इनटू एन इकोनॉमी, ठीक है ना। तो इससे सबसे पहले तो भाई आपको फायदा ही होगा, आपकी जो है वो लेबर्स इंक्रीज, जो कि आपका जाहिर सी बात है रिसोर्स है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है ना। और इसी तरीके से इकोनॉमी में आपके लोगों के स्किल्स इंक्रीज हो सकते हैं जब लोग आपकी इकोनॉमी में आ रहे हैं, ठीक है ना। आपकी इकोनॉमी में आने से जाहिर सी बात है लोगों जब आएंगे तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, जिससे इकोनॉमी के जो है चांसेस हैं ग्रोथ इंक्रीज के, ठीक है ना। लेकिन पॉपुलेशन वाला पॉइंट हम इतना ज्यादा नहीं लिखते क्योंकि पॉपुलेशन के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 डन हो गया, क्वेश्चन 2 का पार्ट ए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट ए, डिफाइन अ कैपिटल गुड्स, ठीक है। डिफाइन अ कैपिटल गुड। कैपिटल गुड क्या होते हैं बेटा? ऐसे गुड्स जो कि कंज्यूमर गुड्स बनाने के काम है, ठीक है ना। आपके पास आ गया, आपने एग्जांपल दे दी, मशीन, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, गुड्स यूज्ड टू मेक कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमने पढ़ा हुआ नहीं है। एक्सप्लेन 2 challenges फेसिंग स्मॉल फर्म्स। हमने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन डिस्कस जरूर कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास बेटा सबसे जो पहले अगर बात करें ना 2 challenges की, तो सबसे पहला चैलेंज इनके लिए होता है बेटा सर्वाइवल का। क्यों सर्वाइवल का चैलेंज होता है? देखो, सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन का 1 मार्क मिला। अब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई इन लोगों की टक्कर होती है लार्ज फर्म से, सो दे आर इन कंपटीशन विथ लार्ज फर्म्स। ये आपके पास पहला पॉइंट डन हो गया, जिसकी वजह से उनके पास जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है सर्वाइवल का, किस तरीके से सरवाइव करना है। दूसरा इनके पास चैलेंज होता है वो है लैक ऑफ फाइनेंस, ठीक है ना। अब लैक ऑफ फाइनेंस बता, अब लैक ऑफ फाइनेंस को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये जो है वो बेसिकली स्मॉल सेटअप्स होते हैं, ठीक है। तो दे हैव लो कैश फ्लो, सही है। और लो कैश फ्लो और स्मॉल सेटअप होने की वजह से दे हैव लेस कैश एंड फाइनेंस अवेलेबल, ठीक है। ये आपने इस तरीके से बता दिया। आपके पास जो अगला क्वेश्चन है वो आपके पास है, एनालाइज यूजिंग अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम हाउ अ राइज इन इनकम में अफेक्ट द मार्केट फॉर गोल्ड, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखें तो सबसे पहले एग्जामिनर को बताएंगे कि किस तरीके से डिमांड सप्लाई की फोर्सेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास और इफेक्ट होगी। तो बेटा हमने अपने पास दो एक्सेस ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये हमने अपने पास बेटा दो एक्सेस सबसे पहले तो ड्रॉ किए, ठीक है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड बना लिए, एक अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई बना दिया, और एक्सेस बेटा मेंशन में बार बार करता ही, इसीलिए इसके मार्क्स होते प्राइस ऑफ गोल्ड, ये आ गया क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है। इक्विलिब्रियम से आपकी प्राइस ऑफ गोल्ड एंड क्वांटिटी ऑफ गोल्ड डिटरमाइन हो जाती है, ठीक है। ये आ गया आपके डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन क्वांटिटी।
विथ इक्विलिब्रियम। अब जो है हमारे पास जब इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड जाहिर सी बात है इंक्रीज होगी, ठीक है। मैंने डिमांड का इंक्रीज दिखा दिया एग्जामिनर को इस तरीके से D2 D1, जिससे मेरे पास नया पॉइंट जनरेट हुआ, नई प्राइस P1, नई क्वांटिटी दैट इज QT1, ठीक है। तो हम एग्जामिनर को यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो लोग जो है डिमांड ऑफ गोल्ड को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि मेरे पास गोल्ड जो है वो है सुपीरियर गुड, ठीक है ना, जिसका पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम के साथ। अच्छा, जैसे ही डिमांड ऑफ गोल्ड इंक्रीज होगी, ठीक है ना, इनकी जाहिर सी पता है अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है इनकम के बढ़ने से, तो डिमांड ऑफ गोल्ड इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर डायग्राम के अंदर इफेक्ट ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि सबसे पहले एग्जामिनर को बताएंगे स्पेंडिंग ऑन गोल्ड इंक्रीज होगी, जो कि डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा है कि डिमांड जो है, डिमांड हमारी D2 D1 इंक्रीज हो रही है, साथ साथ उसके अकॉर्डिंग गुड्स की यानी बेसिकली गोल्ड की प्राइस P2 P1 जा रही है और क्वांटिटी जो है वो QT से QT1 इंक्रीज हो रही है, सही है। ये हम एग्जामिनर को बताएंगे, एग्जामिनर को साथ साथ ये भी बताएंगे कि डिमांड के इंक्रीज होने से, यहाँ पर बेटा मैं लिख लेता हूँ कि जब डिमांड ऑफ गोल्ड इंक्रीज हो रही तो उसकी वजह से बेटा देयर इज शॉर्टेज ऑफ गोल्ड, क्योंकि सप्लाई अपनी जगह कांस्टेंट है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये मेरे पास आपके पास आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी इसी तरह अगर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे तो ही पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये वाली चीज तो हमने कर ली, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। हमारे पास आ जाते हैं अगली चीज कि भाई जब भी एक फर्म ऑपरेट करता है तो क्या ऑब्जेक्टिव के साथ ऑपरेट करता है। देखो सबसे पहले जब वो ऑपरेशन शुरू करता है, ठीक है ना, तो उसके पास सबसे पहला ऑब्जेक्टिव उसका होता है कि किसी भी तरीके से उसे सरवाइव करना है, ठीक है। उसे ग्रोथ चाहिए, सही है। सर्वाइवल के बाद उसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज की तरफ जाना है, ठीक है ना। उसे ग्रोथ की तरफ जाना है, उसे सर्वाइवल की तरफ जाना है, किसी भी तरफ जाना है उसे, इन दी एंड उसका ऑब्जेक्टिव डिपेंड करता है किस पर है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली होते हैं द फर्म जब व्हेन द फर्म स्टार्ट्स प्रोडक्शन, ठीक है, एंड इट इज ऑपरेटिंग इन द मार्केट, इट सेट्स इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट हाउ इट इज गोइंग टू cater the market and how it's going to benefit itself, ठीक है। देन हमारे पास अगला क्वेश्चन, सही है, समझ लेते हैं। एनालाइज यूजिंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम the effect of advances in technology on the economy. So this is really an easy question, सही है। तो हमारे पास यहाँ पर एग्जामिनर को हम डायग्राम बनाकर दिखा देंगे। यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं, हमने अपने पास बेटा दो एक्सेस ड्रॉ कर लिए, ठीक है। एक तरफ मैं लिख दिया यहाँ पर कैपिटल गुड्स और एक तरफ हम लिख दिया कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। सबसे पहले हम अपने पास अपना बेसिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने बेसिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ड्रॉ किया, इसको नाम दे दिया ए बी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। उसके बाद जाहिर सी बात है इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्टिव पोटेंशियल इंक्रीज होगा, ठीक है ना, जिससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। और हम लोग आगे जाकर जो है वो ग्रोथ को एंजॉय भी कर सकते हैं, ठीक है ना।
आपकी ग्रोथ इंक्रीज होगी। सही है। साथ साथ आप जो है जब टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो आप जाते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो जब कोई भी फर्म जो है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन पे जाता है तो उससे जाहिर सी बात है उसका पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसी से हमारा पीपीसी जो है हम देख सकते हैं ए बी कॉम्बिनेशन से वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमने एग्जामिनर को बताया कि हम लोग पहले ए बी कॉम्बिनेशन पे थे, अब हम हैं A1, जो कि ये इस तरीके से आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और B1 कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो ये हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का हमने एग्जामिनर को इफेक्ट बता दिया। तो बेटा ये वाला पेपर हमारा डन एंड डस्टेड हो गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द स्क्रीनशॉट्स प्लीज। आपके पास यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स आप ले लें बेटा जल्दी से। स्क्रीनशॉट नंबर 1, 1, 2 and 3। लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्क्रीनशॉट नंबर 2, 1, 2 and 3। okay, now let's move on to the next paper। मार्किंग स्कीम तो आप लोगों को देखनी है तो आप लोग देख लें। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट पेपर देखते हैं। आए, दिस इज अगेन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास यहाँ पर हम लोग इस वक्त पार्ट सी करेंगे। एनालाइज using a demand and supply diagram how a subsidy given to the producers could affect the market for electric cars। ठीक है। तो बेटा हमारे पास हमने एग्जामिनर को ये बात अंडरस्टैंड करवानी है कि जब भी मार्केट में किसी भी गुड को सब्सिडी दी जाएगी तो उसका इफेक्ट कुछ इस तरह होगा। एग्जामिनर को हम बताएंगे यहाँ पर। मेरे पास जगह नहीं तो जाहिर सी बात है मैं एरो के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमने एग्जामिनर को बताया कि जब हम लोग सब्सिडी को इंक्रीज करते हैं तो सब्सिडी आपके पास बेसिकली हो गई एक फाइनेंशियल ग्रांट, जिसकी वजह से फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर जाएगी। जब फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है गिरेगी तो इससे ये लोग जो हैं वो इनकरेज होंगे और वो अपनी प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज कर देंगे, जिससे आपका जो गुड और सर्विस का सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगा। और यही चीज हमें एग्जामिनर को डायग्रामेटिकली भी समझानी है। यहाँ पर हम डिमांड सप्लाई की एक डायग्राम बना देंगे। हम अपने पास सबसे पहले बेटा दो एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है। ये आपका एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड हो गया, रिप्रेजेंटेड विद डी। upward sloping supply represented with an S, resulting in an equilibrium through which the basic price P and the basic quantity, that is QT, is determined। ये बात हो रही है इलेक्ट्रिक कार्स की। ठीक है। तो ये आगे प्राइस ऑफ ई कार्स, क्वांटिटी ऑफ ई कार्स। मेरे पास जगह नहीं फिर भी मैं लिखता हूँ, क्यों? क्योंकि बेटा यही चीज हमें आगे कामयाब करेगी और हमें अपने पास लेबलिंग को कभी भी नहीं छोड़ना। अगेन सप्लाई इंक्रीज होगी, यहाँ पे सप्लाई का इंक्रीज दिखा दिया। ठीक है ना, क्या आपने सप्लाई का इंक्रीज दिखा दिया फ्रॉम S to S1 एरो से आपने शो किया। आपका नया इक्विलिब्रियम यहाँ पर E1 बनता है। आपने एग्जामिनर को बताया कि ये आपकी क्वांटिटी Q1 है, ये आपके पास आपकी प्राइस दैट इज P1। ठीक है। अब हम एग्जामिनर को थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस भी देंगे कि जब भी गुड और सर्विस की सप्लाई इंक्रीज होगी तो सप्लाई S से S1 शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज इंक्रीज।
जिसकी वजह से आपकी प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगी, दैट इज फ्रॉम पी टू P1, और आपकी क्वांटिटी जो है वो QT से QT1 इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई के बढ़ने से मार्केट में सरप्लस अगर होगा, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो ये आपने एग्जामिनर को बता दिया। अब लोगों की चीज अफोर्डेबिलिटी में आ जाएगी, तो पॉसिबल है लॉन्ग रन में जो है ना, सप्लाई के बढ़ने से जब प्राइसेस गिर गई हैं तो लोग जो है वो उसकी डिमांड को भी इंक्रीज कर दें। तो ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट मेरे पास अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आ जाए, हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट सी। एनालाइज यूजिंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डायग्राम the effect of a decrease in the population size on an economy। देखो, जब पॉपुलेशन साइज डिक्रीज हो जाएगा तो उसका इफेक्ट हमें जाहिर सी बात एग्जामिनर को बताना है। तो हमारे पास यहाँ पर आपने जो है वो समझना है क्वेश्चन को बेटा सुकून से। ये आपके पास आपने सबसे पहले बेसिक PPC बना दिया, ठीक है। इधर आपने लिख दिया कैपिटल गुड्स, यहाँ आपने लिख दिया कंज्यूमर गुड्स। ये आपके पास आपका बेसिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको आपने नाम दिया B प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है ना। अब आपकी बेसिकली साइज पॉपुलेशन की जो है ना डिक्रीज हो गई है। तो अगर इकोनॉमी में बेटा पॉपुलेशन कम होगी तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी का लेबर कम हो रहा है, जो कि आपका रिसोर्स है। और आपकी रिसोर्सेज जब कम होती हैं तो आपकी इकोनॉमी का प्रोडक्शन कैपेसिटी, या फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे, आपका प्रोडक्टिव पोटेंशियल कम हो जाता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से आपका जो PPC है वो कम होगा, दैट इज इनवर्ट शिफ्ट। आपने यहाँ पर PPC को डिफाइन भी कर देना है, सही है। और आपका PPC आप एग्जामिनर को बताओ किस तरीके से ये PPC आपका इनवर्ट शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम A1 टू B1। एरो से शो करेंगे, एग्जामिनर को बताएंगे, क्योंकि आपकी रिसोर्स बेसिकली कम हो रही है। तो ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सर जी बेटा बोलें। सर डिफाइन का मतलब ये होता है ना कि इसकी वो डेफिनेशन देनी है पीपीसी की। Exactly. It shows the ओके possible combination of two goods that can be produced with given resources। ये हमारे पास इसकी बेसिक जो है वो डेफिनेशन होगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताता है? द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी। दोबारा से मैंने बता दिया आप लोगों को। आगे ओके बढ़ते सर, हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल बिल्कुल, अभी पास पेपर देखे ना, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके ओके पहले क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आ जाए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला स्टेट टू की क्वेश्चंस अबाउट हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड। तो बहुत बेसिक आपने बताया भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट टू प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ टू प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता देता हूँ फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है ना। मगर एग्जामिनर ने मांगा नहीं तो जरूरत नहीं है बताने की। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप यहाँ पर कोई इशू नहीं है। तो अब आप लोग जो है बेटा, अब आप लोग इसके स्क्रीनशॉट्स को ले सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा, 1 2 एंड 3। स्क्रीनशॉट डन। अगले वाले यस सर। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें।
ये आपके पास स्क्रीनशॉट डन। इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। चले अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बेटा एग्जामिनर ने हमें से क्वेश्चन ही कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी सॉरी, आइडेंटिफाई सॉरी एक्सप्लेन टू कॉजेज ऑफ अ शिफ्ट टू द राइट। राइट का मतलब इंक्रीज होता है, ठीक है ना, इन द डिमांड कर्व फॉर फिश, ठीक है ना। लेट्स से अब देखो फिश की बात करो ना, तो फिश के लिए देखो आपको चीजें तो पहले तो ये बतानी होगी। देखो फिश मीट की अगर बात करें ना, मीट जैसे कि बीफ है, आपके पास चिकन है और आपके पास फिश है, ठीक है ना। तो यूजुअली फिश इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपेंसिव देन चिकन, ठीक है। एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ लग्जरी गुड एज फार एज द अदर प्रोडक्ट्स आर कंसर्न, क्योंकि वो सब्जी से ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और कई दफा चिकन से भी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है फिश, ठीक है ना। तो वो एक सुपीरियर गुड कहलाएगा, एग्जामिनर को हम बताएंगे। दूसरी बात ये कि यार अगर हेल्थ रिपोर्ट्स आ जाए कि फिश के फायदे, ठीक है, तो आप इससे भी फिश की डिमांड इंक्रीज हो सकती है। हो सकता है जो उसके सब्सटीट्यूट्स हो जैसे कि बीफ है, आपके पास चिकन है, वो महंगे हो गए हों, तो जाहिर सी बात है डिमांड ऑफ फिश बढ़ेगी। तो आपके पास एक फैक्टर आप यहाँ लिख देंगे भाई कि इनकम इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से लोग सुपीरियर गुड की डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। इनकम के इंक्रीज होने के साथ प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट जैसे कि बीफ एंड चिकन अगर ये हो जाते हैं एक्सपेंसिव, तो जाहिर सी बात है लोग डिमांड ऑफ फिश को इंक्रीज करेंगे। आप कहें कोई रिपोर्ट जनरेट की गवर्नमेंट ने कि रिगार्डिंग दी हेल्थ केयर कंसर्न्स के लोग जो है उन्हें फिश खानी चाहिए, उससे बहुत सी चीजें डिफर करती हैं, बहुत से फायदे होते हैं, एक्स वाई जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन टू वेज अ फर्म कुड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इट्स वर्कर्स। तो सबसे पहली चीज बेटा अगेन यहाँ पर कि आप उन्हें ट्रेनिंग दें। जब ट्रेनिंग देंगे तो उनके स्किल्स बढ़ेंगे, ठीक है ना, और उन्हें पता चल जाएगा क्या काम कैसे किस तरह करना है, ठीक है ना। दूसरी चीज, आप उन्हें प्रोवाइड करें मशीन्स, जिससे आपका ऑटोमेटिकली आउटपुट पर वर्कर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे आपके पास प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स का मतलब सिंपल यही होता है, आउटपुट पर वर्कर। जब आप वर्कर्स को चीजें दे देंगे, क्योंकि जब वर्कर्स को मशीन दे देंगे, वर्कर्स को जो है उनके रिक्वायर्ड टूल्स दे देंगे, यानी जो काम वो हाथ से कर रहा था वो उनको मशीन से करना, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली वर्कर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। आपके पास बेटा अगला केस, अगला क्वेश्चन सॉरी, हम लोगों ने पढ़े हुए नहीं है क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन पे आया है, ठीक है। ये कह रहा है आइडेंटिफाई टू इंडस्ट्रीज अदर देन एग्रीकल्चर दैट ऑपरेट इन अ प्राइमरी सेक्टर। डेयरी फार्म आपने कह दिया, ठीक है ना, वो हो गया। फिशिंग वाली चीज हो गई, ठीक है ना। वुड इंडस्ट्री हो गई, वुड कटिंग, ठीक है। आपके पास कोल माइनिंग हो गई, ठीक है ना, गोल्ड माइनिंग हो गई। आपके पास ये सारी चीजें आपके प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। आपने लिख दिया भाई डेयरी फार्म, आपने लिख दिया कोल माइनिंग, आपने गोल्ड माइनिंग, बहुत सी चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये वाला पेपर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप लोग बेटा इसके भी स्क्रीनशॉट्स ले लें।
आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। जी सर। ठीक हो गया, नेक्स्ट पेपर में मूव ऑन करते हैं। ये आपके पास बेटा अगला पेपर आ गया। आइडेंटिफाई टू बेसिक नेसेसिटीज अदर देन हाउसिंग, फूड एंड वाटर। आपने बहुत बेसिक सवाल है, फूड एंड वाटर, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास जो है अगला क्वेश्चन आपके पास बोला, discuss whether a government should provide subsidies to families to spend on housing। अब ये वाला क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ फैक्टर्स मैक्रो के भी इंक्लूड होंगे, इसलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन अभी फिलहाल नहीं करा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पार्ट आपको कराया था ताकि आपको कुछ ना कुछ समझ आए। आपने ये क्वेश्चन करना नहीं है, ठीक है ना। अब देखो सिर्फ समझाया था, उसका डेटा नहीं लिख रहा फिलहाल में, क्योंकि आप लोगों के कोर्स इतना हुआ नहीं है। अब गवर्नमेंट जब सब्सिडीज प्रोवाइड करेगा टू स्पेंड ऑन हाउसिंग, तो उससे जाहिर सी बात है लोगों को घर मिलेगा रहने को, क्योंकि वो बेसिक नेसेसिटी है। लोग होमलेस नहीं होंगे, उनके पास एक चीज आ जाएगी, ठीक है। फिर इकोनॉमी को बेनिफिट्स मिलेंगे, इकोनॉमी के जो है ना वो सोशल बेनिफिट्स बहुत बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, जब वो हाउसिंग पे स्पेंडिंग करेंगे तो डिमांड फॉर हाउसिंग बढ़ेगी, जिसकी वजह से हाउसिंग इंडस्ट्री को बूस्ट अप मिलेगा, सही है। और इससे फायदा ही होगा, लेबर की डिमांड बढ़ेगी घर बनाने के लिए। मगर इसके नुकसान ये होते हैं कि भाई घर से ज्यादा जरूरी जो दूसरी चीजें उन पे खर्चा करे गवर्नमेंट, ठीक है ना। क्योंकि लोग जो है वो घरों में रहना अगर प्रेफर करते हैं तो यार वो फूड और ड्रिंक उनके लिए ज्यादा जरूरी घर से, ठीक है। फिर हर डिसीजन का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। वो हाउसिंग पे गवर्नमेंट फैमिलीज को सब्सिडीज दे देगा हाउसिंग के लिए, तो बाकी चीजों को जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक एम्स है उन्हें फॉरगो कर सकता है, सही है ना। तो ये आपके पास इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा, मगर अभी फिलहाल हम इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, सही है। आ जाए अगला क्वेश्चन, डिफाइन एंटरप्राइज। आपने सिंपल बताया कि भाई ये बंदा हमारे पास रिस्क टेकर होता है और ये क्या करता है, कंबाइंस अदर थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन कंज्यूमर्स डिसीजन। तो सबसे पहले केस को थोड़ा सा पढ़ते हैं, वो केस क्या बोल रहा है। Consumers in Uruguay are eating more processed foods. Factors of production, including enterprise, have responded to this change. Firms in the processed food industry have become more capital intensive. All of the Uruguay's industries were affected by a rise in its inflation rate from 6.2% in 2017 to 7.7% in 2018। ठीक है, केस में कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात नहीं की। अब कंज्यूमर के डिसीजन की बात करें, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले कंज्यूमर डिसीजन। अब अगर वो जाता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कंज्यूमर जाता है गुड वाई को इंक्रीज करता है, तो जाहिर सी बात है वो फॉरगो करेगा गुड एक्स, ठीक है। अब कई दफा उसे बेयर करना पड़ेगा डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी उसकी चॉइस अच्छी होगी, उसने अच्छी चीज चूज कर ली, और कई दफा उसे जो है वो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। इसका बेसिकली बेटा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्या होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, कि जब कोई भी डिसीजन आप लोग लेते हैं ना, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है उसके बेनिफिट्स भी होते हैं, उसके कॉस्ट भी होते हैं, और हर डिसीजन का आपको पता है एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो होता ही है, सही है। तो जब भी आप लेट्स से फॉर एग्जांपल आज स्टडीज की तरफ आप लोग आ गए, आप लोगों ने क्लास की, ठीक है ना, आप स्लीप या एक्स वाई जी कोई भी चीज को आपने जाहिर सी बात है फॉरगो किया होगा, तो आपके पास ये चीज आपको क्या बता रही है बेसिकली, कि आपके पास एक गुड आपने फॉरगो किया। अब अगर उसके फॉरगो करने पे आपको नुकसान ज्यादा है,
बेनिफिट कम है तो जाहिर सी बात है इट इज रिगार्डेड एज एन इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट केस। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट केस में क्या होता है बेटा, आपके बेनिफिट्स कॉस्ट से कम होते हैं, ठीक है, उसे इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप बात करें बेटा डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरफ, तो अगर आप आज की क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना, और स्लीप फॉरगो कर रहे हैं तो डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेकिन ऑपोजिट करेंगे तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी आप सो गए, आपने क्लास को मिस कर दिया, तो दिस इज रिगार्डेड as an increasing opportunity cost case because आप लोगों ने गलत डिसीजन लिया ना, आप लोगों को ये डिसीजन तो लेना नहीं चाहिए था। आप लोगों को तो डिसीजन ऐसा लेना चाहिए था जिससे फायदा हो आपको, हालांकि आपको तो नुकसान हुआ, फॉरगो तो आप करेंगे लेकिन आप ज्यादा फॉरगो कर रहे हैं। तो उसके अंदर बेटा आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन बताएंगे और एग्जामिनर को समझाएंगे कि कभी आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीजिंग केस में होगा, कभी आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इंक्रीजिंग केस में होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड ऑल डिपेंड्स ऑन दी कंज्यूमर डिसीजन, कि किस तरीके का कस्टमर जो है वो डिसीजन ले रहा है। अगर वो सही डिसीजन ले रहा है तो उसके केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जाहिर सी बात है कम होगा, गलत डिसीजन ले रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? सर, जी बेटा बोले, सवाल पूछे। सर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर ऊपर, वो जो उन्होंने वो दी हुई है, केस स्टडी। जी ये स्टडी दी हुई है, जी जी, थोड़ा सा ऊपर करिएगा, मैंने एक चीज पूछनी है इस पर। चले केस पढ़ लें आप। ये ये देखो ये सर, देखो ये केस, जी मैंने इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है। आप केस सुकून ओके से सर। पढ़े और फिर मुझसे सवाल पूछें। सर ये पूछ रहा था मैंने, जैसे कंज्यूमर इन यूरुग्वे आर ईटिंग मोर प्रोसेस्ड फूड मतलब। प्रोसेस फूड या वो कैंस होते हैं ना, कैंस की बात कर रहा है ये। कैन, वो ओके कैन फूड खा रहे हैं वो, फ्रेश फूड्स नहीं खा रहे वो बेसिकली। ओके। ज्यादातर और कैंस यूज कर रहे हैं वो लोग, उसे प्रोसेस फूड बोलते हैं बेटा। तो जाहिर सी ओके बात है जब प्रोसेस फूड खाएंगे तो फ्रेश फूड फॉरगो करेंगे ना। जी सर। सर इसमें ये आगे लिखा हुआ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग इंटरप्राइज, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया कि इंटरप्राइज यहाँ पे क्या लेना देना। इंटरप्राइज का मतलब एंटरप्रेन्योर ही है बेटा। तो सर बेसिक उसका यहाँ पे एंटरप्रेन्योर। क्या। अरे उसने तो क्वेश्चन दे दिया ना, उसकी मर्जी, वो कोई भी क्वेश्चन दे। ओके देखो ना आप, मैं आपको बता रहा हूँ कनेक्शन क्या है, समझना बात को। ये कह रहा है भाई देखो, कंज्यूमर जब प्रोसेस फूड खाना शुरू कर देंगे तो एज अ एंटरप्रेन्योर मैं क्या करूंगा, मैं जाहिर सी बात है सिर्फ प्रोसेस फूड पे अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लगाऊंगा ताकि मुझे प्रॉफिट हो। ओके ओके, अब ये समझ आ चीज वो गई सर। बताने, एग्जैक्टली कोई इशू नहीं है। आप सवाल तो पूछना चाहिए बेटा। बेटा आप इस क्वेश्चन के अंदर, अब आपको दोबारा से एक दफा समझा दूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आपने जो है वो डिफाइन कर दिया बेसिकली, ठीक है। देन उसके बाद आप बताएंगे भाई, हमारे पास अगर कंज्यूमर्स की बात करें तो कई दफा वो डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरफ जाते, कई दफा वो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरफ जाते, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझने की चीज ये कि कंज्यूमर्स के पास, आपके पास होती है बेटा लिमिटेड इनकम एंड टाइम, ठीक है। देयरफॉर दे हैव टू मेक चॉइस, और जब चॉइस करेंगे तो कई दफा रिजल्ट डिक्रीजिंग, कई दफा रिजल्ट इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। अब चूज तो करना है, चूज किए बगैर तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, सही है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आप आ जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेपर पे जाते हैं। आप लोग बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। ओके आपके सर, पास ये पूरा पास पेपर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। ले लिया सर। ठीक हो गया बेटा। आपके पास यहाँ पर अगला पेपर मैं देखता हूँ कहाँ आ रहा है मेरे पास अगला पेपर। ये आपके पास अगला पेपर आ गया, ठीक है। अब ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है।
explain two factors that would increase the supply of entrepreneurs in an economy, ठीक है ना? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं भाई, अगर entrepreneurs को government support in form of subsidy, in form of tax ब्रेक्स मिल जाए, तो जाहिर सी बात है सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेगी। आपने जो है वो एजुकेशन को बढ़ा दिया, तो जाहिर सी बात है लोगों के स्किल्स इंक्रीज होंगे और वो प्रेफर करेंगे टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है? क्योंकि जाहिर सी बात है एजुकेशन होगी, ट्रेनिंग होगी, स्किल सेट प्रोवाइड किया जाएगा, तो उससे फायदा होगा। अगला क्वेश्चन, एनालाइज हाउ द मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट वुड बी अफेक्टेड। मार्केट का क्या मतलब है? डिमांड सप्लाई, ठीक है ना? यानी एक प्रोडक्ट है और हम कहते हैं, अज्यूम कर लेते हैं प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर लिख लेते हैं गुड एक्स, ठीक है? ये गुड एक्स की बात हो रही है यहाँ पर। मार्केट फॉर प्रोडक्ट वुड बी अफेक्टेड बाय अ रिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन द प्रोडक्ट। पहले सवाल को यहाँ रखते हैं, यहाँ पर हमने अपने सवाल को रोकना भी, पूरा सवाल नहीं पढ़ना। अब देखते हैं गुड एक्स के ऊपर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। भाई जाहिर सी बात है जब गुड एक्स के ऊपर आप एक सेकंड बेटा, पेन चेंज कर लूं। जब आप गुड एक्स के ऊपर टैक्स कम करेंगे, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट कम होगी और कॉस्ट के कम होने पर वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, जिससे सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? ये आपके पास क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट, और उस पार्ट का हमने सोल्यूशन भी कर लिया अपने पास। अब ये कह रहा है कंबाइंड, पेन में चेंज कर रहा हूं कलर, ठीक है? कंबाइंड विद अ फॉल, कंबाइंड विद अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, यानी उसी गुड एक्स का कॉम्प्लीमेंट। तो हम सबसे पहले यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई कॉम्प्लीमेंट्स मुझे पता है क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जॉइंटली डिमांडेड गुड्स। अब जॉइंटली डिमांडेड गुड्स है, ठीक है ना? तो हम इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कार एंड फ्यूल। ये आपके पास आ गया एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले आप कहेंगे, आप बात करेंगे यहाँ पर बेटा, सबसे पहले तो बात करेंगे फ्यूल की। ये सबसे पहले आप एग्जामिनर को बता दें कि फ्यूल के ऊपर टैक्स कम हो गया, तो जाहिर सी बात है फ्यूल का फायदा। दूसरी बात, गाड़ियों की डिमांड गिर गई तो फ्यूल्स के ऊपर अगेन इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले टैक्स के कम होने से फ्यूल की सप्लाई इंक्रीज होगी। दूसरी चीज, कार्स की प्राइस गिरेगी, जिसकी वजह से लोग कार की डिमांड इंक्रीज करेंगे, और जाहिर सी बात है फ्यूल भी ज्यादा डिमांड करेंगे तो फ्यूल की भी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इस तरीके से होगा। मैं अपने पास यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2C, ठीक है? इधर मैं लिख देता हूँ बेटा 2C, क्योंकि मुझे इसकी डायग्राम बनानी, जिसमें मुझे डायग्राम के अंदर डिमांड इंक्रीज करना है और सप्लाई इंक्रीज करना है। रिमेंबर कि हम कोशिश करेंगे डिमांड और सप्लाई को इक्वल परसेंटेज से चेंज करें, ठीक है ना? हम लोगों ने इससे पहले अपने कोर्स के अंदर इस तरीके की डायग्राम्स पढ़ी हुई हैं। तो हमने अपने पास बेटा सबसे पहले दो एक्सेस ड्रॉ कर लिए, ठीक है? एक तरफ हमने मेंशन किया भाई प्राइसेस, एक तरफ आ गया क्वांटिटी ट्रेडेड। ये किसकी बात कर रहे हैं? बेसिकली हमने जो एग्जांपल अज्यूम किया ना, फ्यूल, ये फ्यूल की बात हो रही है। प्राइसेस ऑफ फ्यूल, क्वांटिटी ट्रेडेड ऑफ फ्यूल। आपने अपने पास एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बना दिया, ठीक है, डी। एक अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व बना दिया, दैट इज एस, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम रिजल्ट कर रहा है, जिससे आपके पास प्राइस डिटरमाइन हो गई।
दैट इज P, एंड क्वांटिटी डिटरमाइन हो गई, दैट इज QT। ठीक है, अब आप सबसे पहले एग्जामिनर को बताएंगे कि हमारे पास इसकी सप्लाई बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि टैक्स कम हो गया, यहाँ पर देखिए रिडक्शन ऑफ टैक्स। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसकी सप्लाई बढ़ाई S2 S1। बेटा रिमेंबर, जितने परसेंटेज से सप्लाई इंक्रीज की है उतने ही परसेंटेज से आप डिमांड को भी इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले आपने मूवमेंट शो कर दी कि ये बेसिकली यहाँ से यहाँ मूव होगा। अभी मैं ना इक्विलिब्रियम पॉइंट लिखूंगा, ना इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ना इक्विलिब्रियम प्राइस। क्यों? क्योंकि मेरा केस अभी इनकम्प्लीट है। जितने परसेंटेज से सप्लाई को आपने इंक्रीज किया है उतने ही परसेंटेज से आप डिमांड को भी इंक्रीज कर देंगे। तो आपने डिमांड को भी उतने ही परसेंटेज से जब इंक्रीज किया फ्रॉम D to D1, आप नोट करें आपके पास इसका इफेक्ट कुछ इस तरीके से आएगा कि आपके पास नया इक्विलिब्रियम बन रहा है E1, जिसमें आपको एक चीज कंसिडर करनी, जो कि मैं बोल्ड कर रहा हूँ, प्राइस कांस्टेंट है आपके पास। ठीक है ना, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, मगर आपके पास आपकी क्वांटिटी जाहिर सी बातें इंक्रीज हो गई। ऐसा क्यों होता है सर, समझते हैं। QT1 इधर लिखेंगे। अब जरा इसका डेटा समझेंगे, ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि सबसे पहले आप ये देखें कि जब भी आप किसी भी गुड की सप्लाई को इंक्रीज करते हैं तो बेटा मार्केट में वो गुड सरप्लस में आ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी प्राइसेस जो है वो गिरेंगी, और उसकी क्वांटिटी जाहिर सी बात है, सस्ता है तो जाहिर सी बात है ज्यादा बिकेगा, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप फर्स्ट केस देखें तो यहाँ आपके पास क्वांटिटी इंक्रीज हो रही थी सप्लाई के बढ़ने से, और प्राइस भी डिक्रीज हो रही थी, मगर हम ने मेंशन नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारा केस इनकम्प्लीट था, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये मैंने इसको रब कर दिया जस्ट टू प्रूव यू। फिर वो कह रहा है कि आपके पास आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। अब डिमांड के इंक्रीज होने पे आपकी जो है वो प्राइसेस जाहिर सी बातें बढ़ेंगी, और आपकी क्वांटिटी जाहिर सी बातें और इंक्रीज होगी, क्योंकि पीपल आर डिमांडिंग मोर ऑफ प्रोडक्ट। एक चीज समझने की बेटा यहाँ पर ये है, गौर से समझिएगा। आपके पास एक चीज कि यहाँ पर हमारे पास प्राइसेस एक तरफ इंक्रीज, एक तरफ प्राइस डिक्रीज। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास प्राइस का इफेक्ट हो जाएगा नील। क्यों? क्योंकि जितने परसेंटेज से प्राइस बढ़ी उतनी परसेंटेज से प्राइस कम भी हो गई। तो प्राइस का इफेक्ट आप नोट करें नील हो गया, प्राइस में कोई चेंज नहीं, क्योंकि हम डिमांड सप्लाई को इस केस के अंदर बेटा इक्वल परसेंटेज से चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर इक्वल परसेंटेज चेंज, मगर क्वांटिटी में डुअल इंक्रीज आ रहा है। तो वो भी हमको दिख रहा है यहाँ पर कि क्वांटिटी में पहले आप नोट करें, मैं बोल्ड पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, पहले क्वांटिटी में इतना इंक्रीज आया, यानी ये वाला, इसके बाद और इंक्रीज आया। ठीक है ना, यानी डबल इंक्रीज इन क्वांटिटी। इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से होगा। तो ये डेटा हमारे पास बन गया बेटा। एग्जामिनर को हम बता देंगे कि सर हमारी डायग्राम में हुआ कुछ यूं है कि गुड और सर्विस की, यानी फ्यूल की बात हो रही है, सप्लाई इसलिए बढ़ी है क्योंकि उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स कम हुआ है, और सप्लाई जो S से S1 इंक्रीज हो गई। उसी के साथ साथ कंबाइंड इफेक्ट आया है कि कॉम्प्लीमेंट सस्ता हुआ, तो उसकी जो फ्यूल है उसकी डिमांड इंक्रीज हुई। डिमांड के इंक्रीज होने का रीजन ये था कि आपका कॉम्प्लीमेंट जो है उसकी प्राइस गिर गई। ठीक है, जिससे आपका डिमांड जो है वो D से D1 इंक्रीज हो गया। तो एंड में आपके पास हुआ ये है कि प्राइस आपकी कांस्टेंट हो गई, आपकी क्वांटिटी जो है वो QT से QT1 आ गई, और आपका इक्विलिब्रियम जो है वो E से E1 आ गया। दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी represented. I hope it's not a problem for you guys. सर नो प्रॉब्लम सर। लेकिन अगर जैसे क्वेश्चन में डायग्राम नहीं था कहीं, तो
डायग्राम बनाना मस्ट है, जरूरी नहीं है और एक्सप्लेन भी करना जरूरी नहीं है फिर डायग्राम। डायग्राम मस्ट है बेटा, मस्त है सर। मस्ट है बेटा। क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ था। उसने क्या लिया, एनालाइज हाउ द मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट, जब भी वो मार्केट की बात करे आपने डायग्राम बनाना मस्ट है बेटा आपके लिए। ओके सर, ठीक है, समझ गया। तो बेटा अब आप लोग जो है वो सबसे पहले ये वाला स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट नंबर 1। ओके सर। उसके बाद आप ये वाला स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, हमने और कोई क्वेश्चन किया नहीं है, और आज की क्लास हमारी एंड हो जाएगी यहीं पर। ओके सर। ठीक हो गया। तो ये जी सर। हमारे पास बेटा, हमारे पास पेपर्स हम लोग कर रहे थे बहुत बेहतरीन तरीके से, एंड द गॉड हैज बीन रियली काइंड कि आज हम लोगों ने अच्छा खासा पेपर्स अटेम्प्ट किए। ठीक है, सो टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय। ओके सर।